नासा का अनोखा जूनो प्रोब जुपिटर की एक दुस्साहसी यात्रा पर है। इसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गहरे राज उजागर करना। हम आज सोलर सिस्टम में जो भी देखते हैं उस पर अतीत में भी या आज भी जुपिटर का असर रहा है। सारे एस्टेरॉइड्स, सारे प्लैनेट्स, सारे चंद्रमाओं और कॉमेट्स पर भी। तो कई मायनों में जूनो हमें हमारे प्लैनेटरी सिस्टम और पृथ्वी के इतिहास का नजारा भी देता है। जूनो का मिशन जोखिम भरा है। जुपिटर स्पेसक्राफ्ट को चुटकी बजाते निकल सकता है, लेकिन इस विशाल दुनिया के बेहद करीब पहुंचकर जूनो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी तमाम जानकारी बदल सकता है। वहाँ क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए हमें उसके बहुत करीब पहुँचना होगा। विज्ञान शो पेश करता है When NASA Met Jupiter। इंडिपेंडेंस डे 2016। जूनो जुपिटर पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देता है। ये प्रोब अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा का मुंह उथल पुथल से भरी इस दुनिया की तरफ करता है और इसकी तस्वीरें निराश नहीं करती। जूनो द्वारा भेजी गई तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं। अचानक ही इस प्लैनेट की ऐसी शानदार तस्वीरें दिखने लगती हैं। इन्हें देखकर कोई भी इंसान कहेगा, ओह माय गॉड, देखो तो कमाल है, ये तस्वीरें आ रही हैं जुपिटर से। ये जुपिटर के सबसे करीबी व्यूज हैं। 80 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद इस दुनिया की लेकिन हमने जूनो को सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए ही नहीं भेजा था। इसका एक प्रमुख लक्ष्य जुपिटर के अंधेरे से भरे केंद्र में झांकना भी था। जुपिटर से जुड़ा हमारा एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका कोई कोर है? और तभी हम सोचने लगते हैं हाँ, इसका कोर होगा, जिस तरह हर प्लैनेट का और पृथ्वी का भी कोर होता है। लेकिन पता चला है कि शायद जुपिटर का कोर नहीं है। किसी प्लैनेट के कोर में क्या मौजूद है, ये जानने से साइंटिस्ट अरबों साल पहले उस दौर में लौट सकते हैं जब प्लैनेट्स बन रहे थे। अगर जूनो ये बता सकता है कि जुपिटर की गहराई में क्या मौजूद है, तो इस विशाल गैस प्लैनेट के निर्माण से जुड़ी हमारी समझ बदल सकती है। अगर जूनो को कोई सॉलिड कोर मिलता है तो इसका मतलब हो सकता है कि जुपिटर पहले पृथ्वी की तरह एक पथरीला प्लैनेट बना और फिर बढ़ता गया। लेकिन अगर जूनो को कोर नहीं मिला तो इसका मतलब होगा कि ये पथरीले चरण को छोड़कर सीधा गैस के बादल से बन गया। इस सवाल का जवाब मिलने से कुछ दूसरे रहस्यों पर भी रोशनी पड़ सकती है। अगर हम ये पता लगा पाएं कि जुपिटर कैसे बना तो हमें बाकी सोलर सिस्टम के बनने की कहानी पता चल जाएगी। तो किसी प्लैनेट के अंदरूनी हिस्से का पता कैसे लगाया जाए जब आपको सिर्फ बादलों का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा हो? ऐसे में ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जुपिटर का चक्कर लगाते वक्त जूनो जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल में छोटे छोटे हुए फर्कों का अंदाजा आसानी से लगा सकता है। जब जूनो जुपिटर की तरफ बढ़ता है तो क्राफ्ट को ग्रेविटेशनल स्पाइक्स महसूस होने लगते हैं। पता लगता है कि जुपिटर के कुछ हिस्से दूसरों के मुकाबले ज्यादा डेंस हैं। अगर जुपिटर किसी ठोस बॉल जैसा होता तो जब जूनो उसके बहुत पास से बादलों के ऊपर से गुजर रहा होता तो ऑर्बिट ट्रेजेक्टरी बहुत स्मूथ होती। लेकिन अगर जुपिटर की परतें हैं या ऐसी जगहें हैं जहां ज्यादा मास है, कम मास है, तो फिर जूनो पर इसका खिंचाव थोड़ा अलग तरह का होगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके बियर्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप में से कई लोगों को दाढ़ी की समस्या हो सकती है, जैसे कि पैची बियर्ड, कम बियर्ड या बिल्कुल भी बियर्ड नहीं। अगर आप भी इनमें से किसी एक भी समस्या से परेशान हैं, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपकी बियर्ड को घना, मजबूत और सुंदर बनाएगा। वो उपाय है मैन मैटर्स का रोल ऑन फॉर बियर्ड ग्रोथ। ये भारत का पहला रोल ऑन फॉर बियर्ड ग्रोथ सीरम है जो आपकी बियर्ड को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है।
इस रोल ऑन फॉर बियर्ड ग्रोथ सीरम का मेन कंपोनेंट है 5% मोनोक्सिडिल, जो आपकी दाढ़ी के फॉलिकल्स को उत्तेजित और सक्रिय करता है और उनमें ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। इससे आपकी बियर्ड घनी और मोटी होती है और आपके चेहरे पर जो बाल अभी निष्क्रिय हैं उन्हें भी जगाता है। ये सीरम 100% अल्कोहल फ्री है और इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से सुरक्षित है। आप इसे अपने बैग में आसानी से ले जा सकते हैं। अगर आप भी अपनी दाढ़ी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी मैन मैटर्स का रोल ऑन फॉर बियर्ड ग्रोथ आज ही ऑर्डर करें। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है। फिर आपको ये प्रोडक्ट आपके घर पर ही मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से अपना ऑर्डर करें और अपनी बियर्ड को नया रूप दें। And if you have any beard concerns, download the Man Matters app and speak to a professional or consult a doctor and get the proper help. कॉन्सेंट्रेटेड मास वाले हिस्सों के ऊपर से गुजरते वक्त जूनो की स्पीड बढ़ जाती है। तो पृथ्वी पर जो इंजीनियर्स मौजूद हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल इसकी गति कितनी तेज है, अब कितनी है, अब कितनी है, अब कितनी है। और फिर जब स्पेसक्राफ्ट घूम रहा होता है तो आप एक मैप बनाते हैं कि जुपिटर में आखिर मास है कहाँ। जूनो के इंस्ट्रूमेंट्स गैस के इस प्लेनेट के बीच वाले हिस्से की पैमाइश करते हुए पहली बार इसके रहस्यमयी कोर का खुलासा करते हैं। जूनो को जुपिटर के बीच वाले हिस्से में ये अमॉर्फस मास, ये धुंधली सी चीज दिखी। ये उतना सॉलिड नहीं था जैसा हमने सोचा था। हमें लगा कि वहाँ मेटल और रॉक का कोर होगा, वहाँ कुछ और ही मिला। प्लेनेट के बीच वाले हिस्से में जूनो को घुला और आपस में मिला हाइड्रोजन और रॉकी मटेरियल नजर आया। हमने इस तरह का प्लेनेटरी कोर पहले कभी नहीं देखा। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे नाम दिया है फजी। हमने सोचा हमें एक आवाकाडो मिलेगा, लेकिन मिली मिर्च से भरी एक कटोरी। ये है हाइड्रोजन फ्लूइड चिली कॉर्न कॉर्ने। तो हमने जुपिटर के अंदरूनी हिस्से के जो मॉडल्स बनाए थे वो सभी गलत निकले, यानी हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। एक थ्योरी ये है कि जुपिटर का निर्माण चट्टानों या गैस से नहीं बल्कि 4 अरब 60 करोड़ साल पहले शुरुआती सोलर सिस्टम में बिखरे पड़े 2.5 सेंटीमीटर के आकार के छोटे पत्थरों से हुआ। ये पत्थर आपस में जुड़ते गए और फिर इनसे एक विशाल चीज बनी। तो ये एक तरह के बीज जुपिटर का कोर थे। इन बहुत सारे छोटे पत्थरों के आपस में जुड़ने से एक विशाल कोर बना जिसका मास था पृथ्वी से 20 गुना ज्यादा। लेकिन ये पत्थर इस बढ़ते प्लेनेट को ज्यादा समय तक संभाल नहीं सकते थे। चंद सेंटीमीटर आकार वाले इन पत्थरों को आखिरकार बड़ा आकार लेना था, जैसे कि 100 किलोमीटर के प्लैनेटेसिमल, ताकि इस प्लेनेट के बढ़ने की शुरुआत हो सके। बढ़ते जुपिटर की भूख भी बढ़ती ही गई। इसके जबरदस्त खिंचाव की वजह से दूसरे संभावित प्लेनेट के कोर खींचने लगे और टक्कर के बाद जज्ब हो गए, जिससे जुपिटर का कोर बदल गया। इसकी ओर आती ढेर सारी चट्टानें गैस और उन छोटे पत्थरों के साथ मिली जिन्होंने शुरू में इसका कोर बनाया था। हमें लगता है कि कोर मटेरियल पहले से ही रहा होगा, लेकिन दरअसल वो घुलकर बाकी प्लैनेट के साथ मिला है। चट्टानों, गैस और पत्थरों के इस मेल के कारण इसके कोर की हालत बड़ी अजीब है। ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था है, यानी फजी। जब जुपिटर का कोर क्रिटिकल मास की अवस्था में पहुंचा तो इसकी ग्रेविटी ने आसपास के हाइड्रोजन गैस को खींचना शुरू किया। इससे बना जाना माना जोवियन एटमॉस्फेयर और इससे जुपिटर का फजी कोर इसके हजारों किलोमीटर के घने बादलों के बीच फंस गया। और इस तरह से वो जुपिटर बना जिसे हम आज जानते हैं। जूनो ने जुपिटर के फजी कोर की जो खोज की है उससे जुपिटर के शुरुआती वर्षों पर किताब लिखी जा सकती है, लेकिन जूनो ने तो अभी शुरुआत भर ही की है। जो कई रहस्य मौजूद हैं, हमने तो अभी उनका खुलासा करने का काम शुरू भी नहीं किया है। जुपिटर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा नहीं दिखता है और अब जूनो के इंस्ट्रूमेंट्स इस विशाल जगत के एक स्याह पहलू का खुलासा करने लगे हैं। जुपिटर का माहौल सोलर सिस्टम के सबसे बेरहम माहौलों में से एक है और इसकी वजह है इसकी बहुत ही दमदार मैग्नेटिक फील्ड। और जूनो इन सब के बीच फंस गया है। गैस से बने विशाल जुपिटर के पास हमारे सोलर सिस्टम से जुड़े रहस्यों के सुराग मौजूद हैं
और 2011 में नासा ने इनका खुलासा करने के लिए $1 अरब के एक मिशन की शुरुआत 2, की। 1 एटलस 5 रॉकेट जूनो को जुपिटर के सफर पर लेकर रवाना हो गया। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जूनो को 5 साल तक का सफर करना होगा। किसी स्पेसक्राफ्ट को किसी भी दूसरे प्लैनेट तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जुपिटर के मामले में ये मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। जूनो बड़ी सटीकता के साथ सोलर सिस्टम से होकर आगे बढ़ता है। क्राफ्ट को तापमान से जुड़े जबरदस्त बदलाव झेलने पड़ते हैं और वो बड़ी सावधानी से एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरता जाता है। अगर रास्ते में धूल का एक कण भी आ जाए और वो स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाए तो वो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। 3 अरब किलोमीटर का फासला तय करके जूनो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाता है, लेकिन ये प्रोब जुपिटर की तरफ बढ़ रहा था 2,64,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जूनो की रफ्तार वाकई में तेज है। ये सबसे तेज रफ्तार वाले स्पेसक्राफ्ट में शामिल है। बेशक मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार चाहिए, लेकिन रफ्तार धीमी भी हो कि उस प्लैनेट की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को पकड़ ले। अगर ये हिसाब किताब गलत हुआ तो जूनो या तो प्लेनेट से टकराएगा या डीप स्पेस में भटक जाएगा। जूनो को जुपिटर के स्टेबल ऑर्बिट के आसपास कामयाबी से पहुंचाना कुछ ऐसा ही है जैसे लंदन से एक बास्केटबॉल शूट की जाए और इसे न्यूयॉर्क में पोल के रिम पर लैंड कराना हो। मैं तो कर सकता हूं, पर क्या नासा जूनो के मामले में ऐसा कर सकता था? नासा का प्लान बड़ा सटीक था। जूनो ने स्पेस में एक बैक फ्लिप मारी और अपने थ्रस्टर को जुपिटर की तरफ फायर कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा है। हम अपनी वेलोसिटी को ठीक से बदल पा रहे हैं। रॉकेट रोमांच से भरे 25 मिनट तक क्राफ्ट की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घटाता रहा। आखिरकार प्रोब जुपिटर के इर्द गिर्द वाली ऑर्बिट में पहुंच जाता 4 है। जुलाई के दिन हम लोग फायरवर्क्स के दौरान ऑर्बिट में पहुंच गए। हमने एक रॉकेट मोटर फायर की थी और ये फायरवर्क्स ही कहा जाएगा। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद जूनो ने अपने इंस्ट्रूमेंट का रुख इस प्लेनेट की तरफ किया ताकि मिशन का एक अहम हिस्सा शुरू कर सके, यानी जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड की जांच पड़ताल। इस तूफानी सतह के नीचे तरल मेटेलिक हाइड्रोजन पूरे प्लेनेट के इर्द गिर्द लगातार घूमकर एक विशाल मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी। ये मैग्नेटोस्फीयर प्लेनेट से भी आगे 96 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ था, यानी सैटर्न तक। अगर आपकी आंखें जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर को देख पाती और अगर आप पृथ्वी पर खड़े होकर इसे देखते तो ये आसमान में चंद्रमा जितना ही बड़ा नजर आता। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जूनो को एक अदृश्य खतरा झेलना पड़ा। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत विशाल है, इसका स्पेस भी बहुत बड़ा है और इसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है। जुपिटर को सोलर विंड का हमला झेलना पड़ता है। सूर्य से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स इसकी जानलेवा रेडिएशन बेल्ट में खिंच जाते हैं, जिन्हें दिशा देता है इस विशाल प्लेनेट का मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स को पकड़कर उन्हें सिस्टम के इर्द गिर्द घुमाने लगती है और जो भी चीज आसपास होती है, चाहे वो हमारा स्पेसक्राफ्ट ही क्यों ना हो, उस पर ये बरसने लगती है। प्लेनेट के करीब रेडिएशन का लेवल चेरनोबिल में हुए हादसे के दौरान उसके रिएक्टर कोर रूम से भी 30 गुना ज्यादा होता है। ये है रेडिएशन, ये है बहुत खतरनाक। ये पार्टिकल्स आपसे टकराएंगे, ये आपके डीएनए को, आपके सेल स्ट्रक्चर्स को फाड़ कर रख देंगे और आप मर जाएंगे। ये जबरदस्त रेडिएशन स्पेसक्राफ्ट के लिए भी बहुत खतरनाक है। चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉनिक और नेविगेशनल सिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन जूनो के पास बचाव है। ये जुपिटर का चक्कर लगाने वाली कोई नाजुक और खूबसूरत सी चीज नहीं है। इसे आप टैंक जैसा समझिए। इसे पूरी प्रोटेक्शन देनी होती है, वरना इसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने में कई 100 किलो टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है ताकि इसे जुपिटर से पेश खतरों से बचाया जा सके। तो इसे युद्ध में जा रहे किसी आर्मर टैंक जैसा होना होता है।
हल्के वजन का टाइटेनियम सख्त जान होता है। जूनो की करीब 1.25 सेंटीमीटर मोटी शील्ड जुपिटर के खतरनाक रेडिएशन को 99% तक रोक देती है। लेकिन इसके बावजूद जूनो ज्यादा समय तक इस बमबारी को नहीं झेल सकता। तो ये क्राफ्ट इस गैस जायंट के इर्द गिर्द एक अनोखी परिक्रमा पर रवाना होता है। इसकी ऑर्बिट बहुत लंबी होती है और इसका ज्यादातर वक्त काफी दूर गुजरता है। फिर ये एक गोता लगाता है, करीब आता है और फिर सुरक्षित निकल जाता है ताकि कम्युनिकेट और प्रोसेस कर सके, और ये फिर लौटता है। जूनो एक बड़ा जोखिम उठाता है। ये अपने एक अहम मकसद को हासिल करने के लिए इन रेडिएशन बेल्ट में घुसता है। जुपिटर के विशाल मैग्नेटिक फील्ड की मैपिंग करता है और इस प्लेनेट का चक्कर काटते हुए साइंटिस्ट को कुछ बिल्कुल नए नजारे दिखाता है। प्लेनेटरी साइंटिस्ट डैन डर्डा बताते हैं, हम यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्कूल लेवल एक्सपेरिमेंट के जरिए पृथ्वी के इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए हम आयन फाइलिंग को एक सिंपल बार्ड मैग्नेट की सतह पर छिड़केंगे जिसका एक नॉर्थ और साउथ पोल है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमारे प्लेनेट के चारों तरफ एक परफेक्ट बबल बनाकर सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेस से हमारी हिफाजत करता है। देखिए, मैं इस आयन फाइलिंग को छिड़क रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल हमारे प्लेनेट की तरह ही यहाँ भी नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन बनती जा रही हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इस मामले में काफी शरीफ कहा जाएगा। इसे हम कहेंगे डाइपोल फील्ड। इसका एक स्पष्ट नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल है। हमारी खुशकिस्मती है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड काफी स्थिर है, लेकिन जूनो से मिले नए नतीजे दिखाते हैं कि शायद जुपिटर इतना खुशकिस्मत ना हो। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड इससे कई ज्यादा पेचीदा है। जुपिटर इन नियमों के मुताबिक नहीं चलता और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो चाहेगी वो वही करेगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन इतना पेचीदा है, इतना टेढ़ा मेढ़ा है और इतना वाइड है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का शेप सच में बहुत अजीब होगा, जिन्हें अभी हमने सिर्फ समझना शुरू किया है। अगर हम पृथ्वी को देखें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड काफी सीधा साधा है। ये किसी विशाल बार मैग्नेट जैसा है जिसके नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल हैं। जुपिटर के भी ऐसे पोल हैं। इसे कहा जाता है एक डाइपोलर फील्ड, लेकिन इसके 2 नहीं बल्कि 3 पोल होते हैं। जूनो का मैग्नेटिक फील्ड मैप एक नॉर्थ और साउथ पोल दिखाता है और जुपिटर के इक्वेटर पर एक अजीब सी मैग्नेटिक उथल-पुथल भी। लगता है जैसे जुपिटर का एक तीसरा बाजू उगाया हो, और ये बात सच में बहुत रहस्यमयी है। मैग्नेटिक फील्ड मैप्स में नॉर्थ पोल लाल दिखता है और साउथ पोल नीला, तो साइंटिस्ट ने इसे दूसरे साउथ पोल को नाम दिया ग्रेट ब्लू स्पॉट। हर कोई ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में तो जानता है, लेकिन जुपिटर पर अब एक ग्रेट ब्लू स्पॉट भी है। ये मैग्नेटिक डिस्टरबेंस जुपिटर के उथल-पुथल भरे भीतरी हिस्सों को दिखाती है। मैग्नेटिक फील्ड में तेज रफ्तार वाली हवाएं चलती रहती हैं। ये फील्ड को टुकड़े टुकड़े कर देती है, एक जगह नहीं रहती। ये कोई तूफान जैसी चीज नहीं होती, हाँ, लेकिन इसे मैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जा सकता है। जुपिटर के अंदर मौजूद उथल-पुथल शायद मैग्नेटिक फील्ड को ऐंठ रही हो, जिससे ग्रेट ब्लू स्पॉट और खतरनाक रेडिएशन बेल्ट ड्राइव हो रही है, जिनसे होकर जूनो को गुजरना है। पृथ्वी से विपरीत जुपिटर का ज्यादा हिस्सा ठोस नहीं है, तो इसके बादल और इसकी गैसेस थोड़ी अलग रफ्तार पर मूव कर रही हैं, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसमें लगातार बड़े बदलाव आ रहे हैं। जुपिटर पर जिस तरह का वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, उसे पाने के लिए पूरी पृथ्वी को पिघलना होगा, और हम ये नहीं चाहेंगे। पृथ्वी पर पानी कैसे पहुंचा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में ये नहीं होना चाहिए था। जुपिटर के हर परिक्रमा के दौरान जूनो इस विशाल प्लेनेट के और ज्यादा रहस्य उजागर करता जाता है, लेकिन जुपिटर के सबसे गहरे राज शायद हमारी शुरुआत पर भी रोशनी डाल सकते हैं। अगर हम पृथ्वी को और सोलर सिस्टम में अपनी जगह को समझना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में जूनो ने जुपिटर पर ऐसे बहुत से रहस्यों को मौजूद पाया है। जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के रहस्यों का खुलासा कर रहा है, चाहे ये इस पर मंडराते बादल हों या फिर अंधेरे वाला इसका केंद्र। लेकिन जूनो की खोजें इस गैस जायंट तक ही सिमटी नहीं है, ये तो हमारे प्लेनेट से जुड़े रहस्यों का भी राज खोल सकती हैं। जुपिटर सोलर सिस्टम के निर्माण से जुड़ी एक अहम चीज है, यानी पृथ्वी कैसे बनी, इसे समझने के मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है। जूनो हमें हमारे प्लानिटरी सिस्टम, यहाँ तक कि पृथ्वी के इतिहास के बारे में भी जानकारियाँ दे रहा है।
4 अरब 60 करोड़ साल पहले हाइड्रोजन गैस और कॉस्मिक डस्ट के एक विशाल बादल के खत्म होने से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। इस उथल पुथल के कारण एक तारा, 4 पथरीले जगत और गैस वाले 4 जाइंट का जन्म हुआ, जिनसे बना हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अलग अलग हिस्से होते हैं। अंदरूनी हिस्से में होते हैं रॉकी और मेटालिक, और बाहर वाले हिस्सों में है गैस और पानी से भरपूर। इस बारे में ज्यादा सोचे बिना भी हम इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि सूर्य के नजदीक गर्मी होती है और उससे दूर जाते ही ठंड होने लगती है। लेकिन पृथ्वी इस नियम को तोड़ती है। हमारे ग्रह पर थ्योरीज के अंदाजे से कहीं ज्यादा जीवन देने वाला पानी मौजूद है। पृथ्वी सोलर सिस्टम के एक ऐसे हिस्से में बनी जिसके बारे में लगता है कि वो बहुत ही सूखा होना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य से काफी करीब था। हमारा प्लेनेट सूर्य से सिर्फ 24 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये स्नो लाइन के अंदर है। इस लाइन के अंदर सूर्य की किरणें इतनी दमदार होती हैं कि किसी प्लेनेट के बनने के दौरान पानी को भाप बनाकर उड़ा दें। स्नोलैंड के अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और पास मौजूद सूर्य से काफी एनर्जी आ रही होती है। जगह सूर्य से ज्यादा करीब होगी तो वो गैसियस और आइस रिच मटेरियल्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य की गर्मी उन्हें भाप बनाकर उड़ा देगी। ऐसे में पानी वाली हमारी ये दुनिया स्पेस में कोई सूखी चट्टान होनी चाहिए पृथ्वी थी। पर पानी कैसे पहुंचा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जुपिटर के पास इस रहस्य का जवाब हो सकता है। पृथ्वी पर मौजूद पानी की पहेली सुलझाने के लिए जूनो ये जानना चाहता है कि जुपिटर का जन्म कहाँ हुआ। जुपिटर कैसे, कहाँ और कब बना, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम की पूरी विकास प्रक्रिया पर अपना दबदबा रखता है। ये अब तक का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये ऐसी सबसे बड़ी चीज है जो हर चीज को घुमा रही है। शुरुआती सोलर सिस्टम में मौजूद पानी जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से शायद जगह बदलता रहा होगा। तो अगर जूनो जुपिटर की हिस्ट्री को जान सके तो उससे पता चलेगा कि H2O हमें वहाँ क्यों मिलता है, जहाँ इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं। हम ये जानते हैं कि प्लैनेट्स बनने के दौरान और बन जाने के बाद भी सूर्य के करीब और उससे दूर जा सकते हैं। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि जुपिटर कहाँ बना? इसके लिए जानना होगा कि जुपिटर के अंदर कितना पानी मौजूद है। अगर हम ये समझ सकें कि जुपिटर ने पानी के साथ अपना रिश्ता कैसे बनाया, तो हम ये समझ पाएंगे कि ये पानी पृथ्वी समेत पूरे सोलर सिस्टम में आखिर पहुंचा कैसे। अगर जूनो जुपिटर पर मौजूद पानी की मात्रा को माप सके तो इससे 20 साल पुराना एक रहस्य सुलझ जाएगा। दिसंबर 1995 नासा का गैलीलियो प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एक जानलेवा गोता लगाता है। प्लैनेट्स के बारे में हम 2 तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हैं। एक ये कि प्लैनेट का चक्कर लगाएं और हर तरफ से उस पर नजर डालें, और दूसरा तरीका है प्रोब को वहां तक ले जाएं ताकि वो ये देख सके कि प्लैनेट के अंदर आखिर हो क्या रहा है। गैलीलियो प्रोब को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के साथ अटैच किया गया था, जो 1995 में जुपिटर पर गया। जुपिटर पर पहुंचने के बाद ये फौरन अलग हो गया और उसके एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया। इसे एटमॉस्फेयर में जाकर बादलों की अलग अलग परत को नापने और उसकी बनावट का पता लगाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। प्रोब ने जुपिटर के बादलों की तरफ जानलेवा गोता लगाना शुरू कर दिया। सघन एटमॉस्फेयर से पैदा फ्रिक्शन के कारण स्पेसक्राफ्ट के पैनल उखड़ गए और पैराशूट जल गया। जुपिटर में 155 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचने के बाद पूरा प्रोब भाप बनकर उड़ गया, लेकिन उससे पहले इसने अपने इंस्ट्रूमेंट से एटमॉस्फेयर के सैंपल ले लिए। इस दौरान ये अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को नाप पाया और पानी का भी पता लगाने की कोशिश की, पर पानी मिला नहीं। और ये अजीब है, वहाँ सब कुछ एकदम सूखा था। तो आखिर जुपिटर का एटमॉस्फेयर इतना ड्राई क्यों था? अगर गैलीलियो प्रोब से मिले नतीजे सही हैं, तो 4 अरब 60 करोड़ साल पहले जुपिटर सूर्य के करीब बना होगा। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। 20 साल बाद नासा ने एक दूसरी राय लेने के लिए जूनो को भेजा। जूनो एक ऑर्बिटर है, तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और डिटेक्टर्स हैं ताकि वो जुपिटर की खोजबीन करें और जाने कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। जूनो को पानी का पता लगाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। ये क्राफ्ट एक माइक्रोवेव रेडियोमीटर के जरिए
जुपिटर के घने बादलों से झांकता है ताकि सुरक्षित दूरी से H2O का पता लगा सके। इन माइक्रोवेव्स के जरिए जूनो जुपिटर के पानी का एक ग्लोबल मैप बनाता है। जूनो ने ये पता लगाया कि जुपिटर पर बहुत सा पानी है। बस इत्तेफाक से गैलीलियो को एक सूखी जगह नजर आई, लेकिन अगर वो जुपिटर पर कहीं और पहुंचता तो उसे खूब पानी नजर आता। जूनो की खोजों से शायद साइंटिस्ट को ये समझने के सिलसिले में सुराग मिल सके कि जुपिटर का निर्माण हुआ कहाँ था। अब ऐसा लगता है कि जुपिटर का निर्माण इस मौजूदा जगह पर तो नहीं हुआ है, ये बात तय है। सबसे लीडिंग थ्योरी ये है कि जुपिटर का निर्माण स्नो लाइन से जरा ही बाहर हुआ। ये सूखे अंदरूनी सोलर सिस्टम और गीले बाहरी सोलर सिस्टम के बीच की सीमा लेकिन है। हमें पता चला कि जहाँ वो ओरिजिनल स्नो लाइन होनी चाहिए थी, वहाँ से जुपिटर सूर्य की दोगुनी दूरी पर है। तो इससे हमें एक दिलचस्प बात पता चल रही है। शायद जुपिटर अपनी मूल जगह से दूर चला गया हो, जिससे जबरदस्त उथल-पुथल हुई। जुपिटर के गतिमान होने से कई चीजें टकराई और सोलर सिस्टम से बाहर हो गई। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बिखेर दिया होगा। ये प्लेनेट आकार में सबसे बड़ा है, इसका रास्ता कौन रोक सकता है? बाहरी सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हुए जुपिटर ने आइस रिच एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को सूर्य और पृथ्वी की तरफ बड़े जोर से उछाला होगा। जुपिटर ने तो जैसे एक तरह से बर्फ को अंदरूनी सोलर सिस्टम की तरफ ढकेल दिया होगा। ये पानी से भरपूर प्लैनेटेसिमल्स की तरह लहर रही होगी और इसी से पृथ्वी के महासागर बने होंगे। जूनो ने ये जवाब पाने में मदद की है कि सूर्य के इतने नजदीक होने के बावजूद हमारी पृथ्वी रहने लायक क्यों है। यानी जूनो को इस प्लैनेट पर करीब से नजर डालने के लिए उसे इतनी दूर भेजना कामयाब रहा। जूनो जुपिटर के रहस्यों का और इसके मशहूर फीचर्स का खुलासा जारी रखे हुए है। जुपिटर के बारे में ग्रेट रेड स्पॉट से खास बात और कुछ नहीं है। और जूनो ने ये भी बताया कि 300 साल पुराना यह साइक्लोन जल्दी ही गायब हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में कुछ बहुत ही अनोखे कुदरती चमत्कार हैं, जैसे इनसेलेडस के आइस जेसर्स, सैटर्न के विशाल रिंग्स, मार्स के विशाल ज्वालामुखी, ओलंपस मून्स। लेकिन जुलाई 2017 में नासा के जूनो प्रोब ने जुपिटर की सतह को स्कैन किया और एक सबसे मशहूर कुदरती करिश्मे की तस्वीरें ली। ये हरिकेन जैसा एक भयंकर तूफान था जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। अगर आप जुपिटर के बारे में सोचें तो उसके एटमॉस्फेयर की सबसे दिलकश और सबसे खास पहचान है ग्रेट रेड स्पॉट। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जुपिटर के रेड स्पॉट जैसी कोई चीज नहीं। ग्रेट रेड स्पॉट के ऊपर गुजरते हुए जूनो ने नीचे एक तूफान देखा जिसकी चौड़ाई 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। ये सबसे जबरदस्त तूफान है। इसमें हवाएं 640 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। पृथ्वी के सबसे दमदार कैटेगरी 5 हरिकेन्स की ताकत जुपिटर के तूफान से आधे से भी कम होती है। ग्रेट रेड स्पॉट जैसे जबरदस्त तूफान से बड़े तूफान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। जूनो के माइक्रोवेव रेडियोमीटर के जरिए साइंटिस्ट पहली बार जुपिटर के बादलों की परत के आर पार देख पाए। जूनो में लगे उपकरण इसके नीचे देख सकते थे, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। जूनो ने इस विशाल तूफान के केंद्र में झांक कर देखा। यहाँ उसे तापमान में बदलाव दिखे जो इस तूफान की अनोखी शेप को फॉलो कर रहे थे। उसने जोवियन एटमॉस्फेयर में गहराई तक देखकर ग्रेट रेड स्पॉट के चारों तरफ पहुंचने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि ये तो एटमॉस्फेयर में 320 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक मौजूद है और पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं दिखता। पृथ्वी का चक्कर काट रही वेदर सैटेलाइट दिखाती हैं कि हमारे प्लेनेट के सबसे बड़े साइक्लोन्स की ऊंचाई बस 16 किलोमीटर तक ही होती है, लेकिन जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की तूफान की ऊंचाई इससे 20 गुना ज्यादा थी। तो इस बात से इस प्लेनेट की विशालता का अंदाजा होने लगता है। इस तूफान की जबरदस्त गहराई मुमकिन हो पाए जुपिटर के विशाल छिपे हुए एटमॉस्फेयर के जरिए। ये घूमता हुआ अनंत सा लगने वाला मास बना था हाइड्रोजन और हीलियम से। जुपिटर की सतह पृथ्वी के मुकाबले कम ठोस है, तो सोचिए अगर आप
जुपिटर के बादलों में डाइव लगाएंगे तो वहाँ हालात अलग मिलेंगे। ये एटमॉस्फेयर बहुत ही घना है, तो आपके अंदर जाने के दौरान प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप इसके एटमॉस्फेयर में उतरने लगते हैं तो वहाँ हवा की सतह की मोटाई सिर्फ 160 किलोमीटर नहीं होती, ये 1600 किलोमीटर या फिर 16,000 किलोमीटर भी हो सकती है। और जुपिटर का विशाल साइज इस हवा को जैसे निचोड़ता जाता है, जिससे हवा का दबाव और डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जोवियन एटमॉस्फेयर में सिर्फ आपके कान के पर्दे ही नहीं फटेंगे, बल्कि आपका पूरा शरीर और मॉलिक्यूल्स तक फट जाएंगे। और वहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा है, इतना ज़बरदस्त प्रेशर है, कोई नहीं संभाल सकता। जुपिटर के विशाल और उथल पुथल भरे एटमॉस्फेयर में इतने गहरे तूफान होते हैं कि इंसान ने देखे ही नहीं होंगे। और जूनो की खोज ने साइंटिस्ट को हैरानी में डाल दिया। क्या जुपिटर के एक और रहस्य के पीछे ग्रेट रेड स्पॉट का हाथ हो सकता है? वो है इस प्लेनेट का काफी गर्म एटमॉस्फेयर। जुपिटर हमारे बाहरी सोलर सिस्टम में मंडराता रहता है। सूर्य से इतनी दूर जाने पर हर चीज ठंडी है और सूरज की किरणें बहुत मध्यम। जुपिटर पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से 5 गुना ज्यादा दूर है, तो पृथ्वी की तुलना में उसे सूर्य से सिर्फ 4% एनर्जी ही मिलती है। लेकिन कोई चीज जुपिटर के एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है। इसके कुछ हिस्से सूरज की धूप के मुकाबले कई गुना ज्यादा गर्म है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? जूनो जुपिटर के ऊपर से एक और चक्कर लगाता है और नीचे घुमड़ रहे तूफान की तरफ अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा मोड़ देता है। तूफान की वजह से आसपास के एटमॉस्फेयर में जबरदस्त उथल-पुथल होती है। इससे साइंटिस्ट को इस प्लेनेट के ऊंचे तापमान को समझने के लिए जरूरी सुराग मिल जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल हरिकेन है जिसे ताकत मिलती है जुपिटर के कोर में मौजूद गर्मी से, लेकिन इसका मोशन इतना ज्यादा होता है कि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को जैसे पूरी तरह मिक्स कर देता है। जुपिटर के गरज तूफानों से वैसी ही गरज पैदा होती होगी जैसी यहाँ पृथ्वी पर आने वाले तूफानों से होती है। थंडर क्लाउड्स की वजह से साउंड वेव्स तूफान से होकर गुजरती है। कोई साउंड वेव प्रेशर कंप्रेशर की एक लहर की तरह होती है, जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत सट जाते हैं। और जब आप किसी चीज को इस तरह निचोड़ते हैं या सटाते हैं तो उनके बीच का फासला घट जाता है और वो काफी गर्म हो जाते हैं। ये साउंड वेव्स इस तूफान से 800 किलोमीटर ऊपर तक उठती है और वहाँ ब्रेक होकर इस साउंड एनर्जी को हीट में बदल देती है। ये साउंड वेव्स आपस में टकराती हैं और काफी एनर्जी पैदा करती हैं और आसपास की गैसेस को भी गर्म करते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट ने जोवियन एटमॉस्फेयर को सैकड़ों सालों तक गर्म होने में मदद की है, लेकिन नई तस्वीरों से पता चल रहा है कि अब शायद हालात बदलने वाले हैं। जुपिटर का रेड स्पॉट बहुत बड़ा है। इसका आकार पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसे देखकर लगता है कि ये काफी स्थिर होगा, क्योंकि ये काफी समय से एक ही जगह दिखता रहा है। लेकिन हाल में हम इसे बदलते देख रहे हैं। जब नासा का वॉयेजर स्पेस प्रोब 1979 में जुपिटर पर गया था तो उसने पृथ्वी के डायमीटर से दुगने आकार वाले एक तूफान को देखा था। जूनो की तस्वीरें दिखाती हैं कि ग्रेट रेड स्पॉट अब अपनी चौड़ाई का 1/3 गंवा चुका है। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। तूफान का साइज बेशक सिकुड़ रहा है, लेकिन इसका कद बढ़ रहा है। ग्रेट रेड स्पॉट खिंचकर जुपिटर के ऊपरी एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा है। तूफान और ग्रेट रेड स्पॉट किसी कुम्हार की चाक पर मौजूद मिट्टी जैसे हैं। जैसे कुम्हार जब अपने हाथों से मिट्टी को दबाता है तो उस बर्तन की ऊंचाई उतनी बढ़ती जाती है। जब ये बेस की तरफ से छोटा होता है तो ऊपरी एटमॉस्फेयर की तरफ इसकी ऊंचाई बढ़ती है। इसकी लंबाई बढ़ रही है और हम ये देखते आए हैं कि पृथ्वी पर भी ऐसा ही होता है। और ऐसा होने पर विंडशीयर तूफान के ऊपरी हिस्से को एक तरह से काटकर इसे खींचता है। तो हम अगले कुछ बरसों में इस बात पर नजर रखेंगे कि कहीं जुपिटर के साथ भी तो ऐसा ही नहीं शायद होता। इसमें ज्यादा टाइम ना लगे कि जुपिटर की ऊंचाई पर बहने वाली हवाएं इस मशहूर तूफान के टुकड़े टुकड़े कर दें। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे प्रसिद्ध तूफान शायद जल्दी ही गायब हो जाए। लेकिन जूनो ने सबसे अजीब जगहों पर छिपे दूसरे तूफानों का भी खुलासा किया है। ग्रेट रेड स्पॉट पर छिपा तूफान
इनमें से एक है, लेकिन जुपिटर पर चल रहा सिर्फ यही एक इकलौता तूफान नहीं है। नासा का जूनो प्रोब गैस जायंट जुपिटर के रहस्यों का खुलासा करने के लिए सोलर सिस्टम में अरबों किलोमीटर का सफर तय कर चुका है, लेकिन जुपिटर का एक हिस्सा है जो अब भी छिपा हुआ है। जूनो से पहले हमें जुपिटर के सीमित नज़ारे ही दिखते थे। इसके पोल्स के ऊपर से तो हम कभी उड़ान न भर पाते। जुपिटर पर ऐसा करना मुश्किल है और कोई मिशन अब तक ये काम नहीं कर पाया है। अगस्त 2016 में जूनो अपने फ्लाइट प्लान को फॉलो करते हुए एक अनजान इलाके में गया ताकि पहली बार जुपिटर के रहस्यमय पोलर इलाकों का खुलासा कर सके। जब पहली बार हमने पोल पर नजर डाली तो यह इलाका हमारे जाने पहचाने जुपिटर से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। अगर कोई और हमें इसे दिखाता तो हम पहचान ही नहीं पाते कि ये जुपिटर है। जूनो के कैमरा ने एक ऐसा अजीबोगरीब नीला विस्तार दिखाया जिससे साइंटिस्ट हैरान हो गए। ये नीला रंग बादलों में सूरज की रोशनी के अभाव के कारण हुए केमिकल बदलावों की वजह से हो सकता है, लेकिन इन नीले बादलों के अंदर जूनो को जो दिखा वो और भी अजीब था। विशाल सेंट्रल साइक्लोन्स 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हर पोल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और ये साइक्लोन उत्तर में 8 और दक्षिण में 5 स्टॉर्मी वॉर्टिसेस से घिरे हुए थे। ये अजीब साइक्लोन, विशाल स्वर्ल्स और गैस के वोर्टिसेस जुपिटर के पोल्स के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे और कई सारे पैटर्न्स भी बना रहे थे। यहाँ स्केल्स का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पोल के पास ही मौजूद नॉर्थ पोलर सेंट्रल साइक्लोन की चौड़ाई 4000 किलोमीटर है और इसका आकार कॉन्टिनेंटल अमेरिका जैसा है। आखिर वहाँ हो क्या रहा है? पृथ्वी पर तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। पृथ्वी पर हमारा मौसम चलता है सूर्य की गर्मी के इशारों पर। ये गर्मी हमारे ग्रह के इक्वेटर से टकराकर पूरी सतह पर फैल जाती है। जबरदस्त साइक्लोन्स बनते हैं ट्रॉपिकल जल राशियों पर और ये घूमते हैं पूरे ग्रह पर, लेकिन पोलर इलाकों को सूर्य की कम एनर्जी मिलती है तो पोल्स पर साइक्लोन्स नहीं बन सकते। पृथ्वी पर इक्वेटर वाले हिस्से ज्यादा गर्म है, ज्यादा तूफान आते हैं, लेकिन पोल्स पर सूर्य की धूप कम पड़ती है तो वहाँ ये सब नहीं होता। लेकिन जुपिटर का मौसम तो एकदम ही अलग है। हमें जुपिटर के पोल्स पर लाइटनिंग और कन्वेक्टिव थंडरस्टॉर्म्स नजर आते हैं, लेकिन इक्वेटर पर नहीं, यानी पृथ्वी पर माहौल एकदम विपरीत दिखता है। अब सवाल ये है कि जुपिटर के तूफान चल कैसे रहे हैं? जुपिटर पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से 5 गुना ज्यादा दूर है और इसे सूर्य की बहुत कम ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी के उलट जुपिटर के पोलर इलाकों में काफी एक्शन नजर आता है। कोई चीज इस प्लेनेट के अजीब मौसम को चला रही है और जूनो ने इस विशाल प्लेनेट के थर्मल एमिशंस के जो स्कैन किए हैं उनसे पता चलता है कि ये खुद जुपिटर ही हो सकता है। हम जुपिटर की अंदरूनी गर्मी को बाहर निकलते देख सकते हैं, तो जुपिटर के वो हिस्से चमकदार लगेंगे जहां हमें ये हीट दिखती है। जूनो ने जुपिटर के क्लाउड बैंड्स के नीचे जबरदस्त गर्मी का पता लगाया। जुपिटर के पास इतना मटेरियल, इतना मास, इतनी ग्रेविटी है कि इसका अंदरूनी हिस्सा बहुत ही डेंस और बहुत ज्यादा गर्म है। कोर वाले हिस्से में शायद इसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान से भी कई हजार डिग्री ज्यादा है। जुपिटर के बीच वाले स्याह हिस्से में मौजूद ये गर्मी अरबों साल पहले हुए इसके जंग की एक निशानी है। जिन जबरदस्त टक्करों से ये प्लेनेट बना था उनके कारण इसका कोर बहुत गर्म हो गया और ये आज भी हजारों किलोमीटर मोटी इंसुलेटिंग गैस की परत के नीचे दबा हुआ है। गर्मी धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलती है तो जुपिटर के तेजी से घूमते एटमॉस्फेयर से पैदा होते हैं खतरनाक साइक्लोन और गरजते तूफान। यही चीज वहाँ के ज्यादातर मौसम को चला रही है। इसे सूर्य नहीं बल्कि खुद जुपिटर ड्राइव करता है। लेकिन जुपिटर के पोलर स्टॉर्म्स के पीछे अब भी एक राज मौजूद है। जब जूनो जुपिटर का एक और चक्कर लगा रहा था तो इसे वही तूफान अब भी सक्रिय नजर आया। जुपिटर के पोल्स पर आने वाले तूफानों से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि वहां पर वॉर्टिसेस दिखाई देते हैं जो कि काफी नियमित हैं और बार बार नजर आते हैं। ये ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स बड़े अजीब हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के कुछ दूसरे जबरदस्त तूफानों से काफी मेल खाते हैं। नवंबर 2012
कसीनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के नॉर्थ पोल का चक्कर लगा रहा था। तभी इसने नीचे एक बहुत ही अजीब घुमड़ते तूफान की तस्वीरें खींची। पहली बार सैटर्न के पोल के ऊपर से उड़ते वक्त इस मिशन को एक बड़ा हेक्सागोन दिखा। सैटर्न का ये हेक्सागोन कुदरती तौर पर बना नहीं लग रहा था, लेकिन पृथ्वी पर साइंटिस्ट ने सच्चाई जानने के लिए फ्लूइड सिमुलेशन का इस्तेमाल किया। जब हमने लैब में सैटर्न को रिक्रिएट करने की कोशिश की तो ये स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बन गया और इससे हमें ये आइडिया मिला कि इस तरह के स्ट्रक्चर शायद गैस जाइंट्स में काफी कॉमन हो सकते हैं। लेकिन जुपिटर के नॉर्थ पोल पर एक सरल और स्मूथ ज्योमेट्रिक शेप होने की बजाय जेट स्ट्रीम्स ने 8 अलग-अलग साइक्लोन संजो रखे थे। इन तूफानों को सेंटर की तरफ बढ़कर एक मेगा साइक्लोन का रूप ले लेना चाहिए था, जैसा हम सैटर्न पर देखते हैं। इसके उलट ये स्थिर थे। जब एक दूसरे के करीब मौजूद दो साइक्लोन एक ही दिशा में घूम रहे होते हैं तो उन्हें एक दूसरे से टकराना चाहिए, लेकिन वो टकराते नहीं। ये अलग थलग तो हो ही नहीं रहे, बल्कि ये इन अजीब और पेचीदा पैटर्न्स में भी बदल रहे हैं जो लंबे वक्त तक खुद को कायम रखते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और जब जूनो इस प्लेनेट के ऊपर से उड़ान भरता है तो मौसम से जुड़े एक और रहस्य का खुलासा करता है। क्राफ्ट को पता चलता है रेडियो वेव्स का, जो एक सेकंड में 4 बार तक स्पाइक कर रही है। ये पानी की निशानी है जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक्स की। बादल एटमॉस्फेयर में चक्कर लगाने के दौरान इलेक्ट्रिक चार्ज बनाते हैं और इससे आसमानी बिजली बनती है। हमने जूनो स्पेसक्राफ्ट के मामले में ऐसा देखा है। ये मेगा स्टॉर्म्स हैं। पृथ्वी पर तो इतने बड़े तूफान नजर ही नहीं आते। और जूनो को पता चला कि इन गरज वाले तूफानों में सिर्फ बिजली की चमक ही नहीं होती है, वहाँ पानी और अमोनिया के विशाल बर्फीले ओले भी होते हैं। और इस केमिकल से जुपिटर के बादलों को मिलता है उसका केसरिया रंग। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर अमोनिया मिलता है पानी से और एक लिक्विड बॉल बन जाता है जो अपने इर्द गिर्द बर्फ इकट्ठा करने लगता है और फिर ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ओलों की तरह बरसता है। पृथ्वी पर ये ओले जमीन पर गिरते हैं, लेकिन जुपिटर पर जमीन है ही नहीं। ये एक अपड्राफ्ट की वजह से एटमॉस्फेयर में उठती है, फिर ज्यादा बर्फ चिपकने के कारण इसका आकार बढ़ता है, फिर ये नीचे गिरती है और फिर ऊपर उठती है और इस तरह ओले की कई परतें बन जाती है। इन बर्फीली बॉल्स की सतह एटमॉस्फेयर में ऊपर नीचे होते होते और बढ़ती जाती है। अगर ये पृथ्वी पर मौजूद तूफानों में बनती तो बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाती। तो अगर आप जुपिटर पर घूम रहे होते जहां ये तूफान मौजूद होते तो ऊपर नीचे आते जाते वक्त जरूर ओलों की मार झेलते। ये पूरे सोलर सिस्टम में एक बहुत ही उथल पुथल भरा और एनर्जी से भरपूर एटमॉस्फेयर है। जूनो जुपिटर के छिपे हुए राज खोल रहा है। इनमें जुपिटर की नॉर्दर्न लाइट्स का रहस्य भी शामिल है। जब जूनो ने जुपिटर पर ऑरोरा से आ रही लाइट्स को स्टडी किया तो पता चला कि वहां कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। पृथ्वी पर चमकीली ऑरोरास लाइट आसमान को रोशन करती रहती है। जब सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर में एटम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बाहरी सोलर सिस्टम में जुपिटर सूर्य से इतना दूर होता है कि वहां ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑरोरास नहीं बन सकती, लेकिन इस विशाल प्लेनेट के पोल से काफी ऊपर जूनो को एक नामुमकिन सा लाइट शो नजर आया। जुपिटर की ऑरोरास पृथ्वी पर मिलने वाली ऑरोरास के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी है। हकीकत ये है कि पोल्स के नजदीक वाली ऑरोरल रिंग हमारे प्लैनेट से भी बड़ी है। जुपिटर की ऑरोराज अल्ट्रावायलेट और एक्सरे लाइट छोड़ती है, तो आप सिर्फ आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप जुपिटर पर होते और इन्हें देख पाते तो ये गजब का लाइट शो होता, क्योंकि ये ऑरोराज बहुत दमदार होती हैं। ये चमक दमक वाले डिस्प्ले जो जुपिटर के एटमॉस्फेयर से चार्ज पार्टिकल्स के टकराने का सबूत है। पर अगर ये सूर्य की तरफ से नहीं आ रही हैं, तो आ कहां से रही हैं? सवाल के जवाब की तलाश में जूनो जुपिटर की सदर्न लाइट्स की एक तस्वीर अपने अल्ट्रावायलेट इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर से खींचता है
और अरोरास के अंदर इसे कुछ अजीब दिखता है। जब जूनो ने जुपिटर पर ऑरोरा से आ रही लाइट्स को स्टडी किया तो पाया कि ये उम्मीद से कहीं ज्यादा दमदार थी, और अगर आप जुपिटर के पोल्स को हमारी आंखों से ना दिखने वाली अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स में देखें तो आपको एक हॉटस्पॉट दिखेगा। इस हॉटस्पॉट पर ही चार्ज पार्टिकल्स का बड़ा जमावड़ा जुपिटर के एटमॉस्फेयर से टकराता है। इनकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस करने से जुपिटर पर दिखने वाले लाइट शोज की वजह का खुलासा होता है। यह है जुपिटर के दमदार चंद्रमाओं के ज्वालामुखी। जुपिटर के चंद्रमा आयो पर सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो स्पेस में मटेरियल्स को उगलते रहते हैं, जिनमें से कुछ जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं। आयो के ज्वालामुखी चार्ज पार्टिकल्स के जेट्स को फायर करते हैं और ये इनके विशाल प्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा खींच लिए जाते हैं। ये इन पार्टिकल्स को नीचे खींचता है और जुपिटर के एटमॉस्फेयर के कुछ खास हिस्सों में पहुंचा देता है। लेकिन सिर्फ आयो ही जुपिटर के पोलर लाइट शोज के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आप और आगे जाएं तो मिलेंगे यूरोपा, गैनामीड, कैलिस्टो, और ये ज्यादा बर्फीले हैं और जरूरी नहीं कि यहाँ ज्वालामुखी हो। ये बर्फीले चंद्रमा जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड को ऐंठते हैं। कुछ चंद्रमाओं के अपने मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उससे जुपिटर का ऑरोरा डिस्प्ले और जबरदस्त हो जाता है। जुपिटर के चंद्रमा सोलर सिस्टम की सबसे कमाल की नॉर्दर्न लाइट्स को ताकत देने के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन इन खूबसूरत डिस्प्लेज में जूनो के लिए खतरे भी मौजूद हैं। जब आप इन ऑरोरा की पिक्चर्स देखते हैं तो सोचते हैं ये तो बहुत खूबसूरत है, सामने से देखने पर और मजा आएगा, लेकिन जवाब है जी नहीं, मजा नहीं आएगा, जान चली जाएगी। दरअसल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की रफ्तार मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से जब बहुत ज्यादा तेज हो जाती है तब ये डिस्प्लेस दिखाई देती हैं। जुपिटर के इर्द गिर्द मौजूद रेडिएशन जानलेवा होता है। जूनो का जीवन काल बहुत छोटा होता है क्योंकि इसे बहुत ही मुश्किल हालात झेलने पड़ते हैं। हमें लगता है कि भविष्य में इसके कई इंस्ट्रूमेंट्स इतने रेडिएट हो जाएंगे कि काम ही नहीं कर पाएंगे। जब जूनो का टाइटेनियम कवच नाकाम हो जाएगा तो जुपिटर का जानलेवा रेडिएशन इसे काम करने लायक ही नहीं छोड़ेगा। तो टीम की योजना ये है कि जूनो को जुपिटर के एटमॉस्फेयर में जानबूझकर ले जाएं, जहां उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। देर सवेर ये जुपिटर की गहराइयों की तरफ खींचेगा और फिर इस प्लेनेट का ही एक हिस्सा बन जाएगा। लेकिन उससे पहले जूनो को अभी और कई रहस्य खोलने हैं। हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे और कुछ नए सवाल पैदा होंगे। साथ ही हमें कुछ कमाल की तस्वीरें भी मिलेंगी। इससे जुड़ी हर चीज एक सरप्राइज साबित हुई है। जूनो ने हमें कई नई चीजों के बारे में बताया है। अगर इसे न भेजा जाता तो ये पता न चलता। तो हमें जुपिटर से जुड़े कुछ और हैरत अंगेज सरप्राइजेस कम से कम 1 साल तक और मिलेंगे। हम जो सीख रहे हैं, जो राज खोल पा रहे हैं, वो सिर्फ जुपिटर से ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के बनने से भी जुड़े हैं और पृथ्वी पर जीवन के संभावित फॉर्मेशन से भी। ये सब कमाल है।